मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस जो हमारी जो शॉर्ट क्लास है, इसमें हम आपकी जो कृषि जीव विज्ञान है उसके अध्याय फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये चैप्टर आपका सबसे बड़ा चैप्टर है एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। 8 नंबर का चैप्टर है। इसमें से आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न आएंगे और 8 नंबर का ये पूरा आपका चैप्टर है। 3 तरह के आपको इसमें से क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें से आते हैं, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर से आपको एक शब्द में उत्तर वाले भी आते हैं, परिभाषा टाइप के। तीसरी अगर मैं बात करूं तो 1.5 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं आपको, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन वाले। और एक आपको बड़ा क्वेश्चन मिलता है जो कि 4 नंबर का होता है। टोटली 6 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे और वो 8 नंबर के होंगे। ठीक है, ये जो क्लास है वो आपके अर्धवार्षिक के लिए और वार्षिक के लिए, अर्ली और हाफ अर्ली दोनों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप 12वीं एग्रीकल्चर का फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हो, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, वो आप हमारे हिमायर ऐप से ले सकते हो। और अगर आप हमारी जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी नोट्स हैं, उनकी फ्री PDF लेना चाह रहे हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की जो बेहतरीन क्लास है उसको। और ध्यान रखना, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी आपको सभी को करना है। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे अपने जो क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो टाइप के हमारे प्रश्न होंगे वो कौन से होंगे, मैंने आपको पहले बता दिया। पहले हमारे क्वेश्चन होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, इस चैप्टर के रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। कैसे कैसे आपको आ सकते हैं, सारे प्रश्नों के बारे में बहुत बारीकी से हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग भी कमेंट कर सकते हो साथ साथ में। क्वेश्चन है मेरा, पादप के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन खाली जगह कहलाते हैं। पादपों के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है पादप प्रजनन। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पादप प्रजनन। पादप प्रजनन क्या है? पादपों के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन करना। वहीं अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है पादप प्रजनन के द्वारा किसी फसल में विकास करने के लिए खाली जगह होना आवश्यक है। तो किसका होना आवश्यक होता है? यहां ध्यान रखना, यहां आपका आंसर आएगा विविधता। क्या होना आवश्यक है? विविधता का होना आवश्यक है। तो यहां अपना राइट आंसर क्या है? यहां अपना राइट आंसर है विविधता। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट है जंगली प्रजाति का मनुष्य द्वारा प्रबंधन करने को खाली जगह कहते हैं। अब इसको क्या कहा जाता है ये आपको भी पता है, इसको कहा जाता है ग्राम्यन। क्या कहा जाता है? तो जनरली हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम ग्राम्यन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, किसी जीन प्रारूप को नए स्थान या वातावरण में उगाने की क्रिया को खाली जगह कहते हैं। तो किसी भी जीन प्रारूप को जब नए स्थान या नए वातावरण में उगाया जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? तब हम उसको कहते हैं पादप पुनर्स्थापन। क्या कहा जाता है? पादप पुनर्स्थापन कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा? पादप पुनर्स्थापन कहा जाएगा। नेक्स्ट फिर मैं अगर बात करूं खाली जगह वंशक्रम द्वारा किसी विविधता पूर्ण समष्टि में सर्वाधिक सुधार होता है। तो कौन से वंशक्रम द्वारा होता है? वो ध्यान रखना, इसमें आएगा शुद्ध वंशक्रम। किसके द्वारा? शुद्ध वंशक्रम द्वारा। शुद्ध वंशक्रम द्वारा मतलब शुद्ध वंशक्रम चयन, या हम कह सकते हैं शुद्ध चयन द्वारा किसी भी विविधतापूर्ण समष्टि में सबसे ज्यादा सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट फिर मैं अगर बात करूं आगे, अगला है हमारा प्रतीप संकरण में बार बार उपयोग किए जाने वाले जनक को खाली जगह कहते हैं। तो प्रतीप संकरण में जिस जनक का बार बार उपयोग किया जाता है उस जनक को क्या कहा जाता है? जनरली हम कह सकते हैं कि उस जनक को कहा जाएगा आवर्ती जनक। क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम आवर्ती जनक। आगे में अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को कहते हैं। तो आकस्मिक जो परिवर्तन होते हैं किसी भी जीव में उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है उत्परिवर्तन। क्या कहा जाता है?
उत्परिवर्तन कहा जाता है। जब भी किसी जीव में आकस्मिक या वंशागत परिवर्तन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जनरली बोल देते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ने किया। उत्परिवर्तन शब्द को सबसे पहले किसने दिया, तो ये दिया आपका ह्यूगो डी व्रीज। या राइट आंसर क्या होगा, ह्यूगो डी व्रीज। किसने दिया था ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। उत्परिवर्तन शब्द को सबसे पहले किसने दिया, तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। ठीक है, ये हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। आगे अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कुछ इस तरह से, यहां भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस हमारे इंपोर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं, आपको भी साथ साथ कमेंट कर सकते हो आप लोग। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले भौतिक एवं रासायनिक कारकों को कहते हैं। तो जो कारक उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है उत्परिवर्तजन। क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तजन। उत्परिवर्तजन, ध्यान रखना, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि उत्परिवर्तजन किसे कहते हैं। तो उत्परिवर्तजन क्या है, वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, या हम कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले भौतिक एवं रासायनिक कारक क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तजन कहलाते हैं। आगे हमारा सवाल है, द्विगुणित गुणसूत्रों की प्रतियों की संख्या में परिवर्तन कहलाती है। जब द्विगुणित गुणसूत्रों की प्रतियों की संख्या में, जोड़ों की संख्या में परिवर्तन होता है तब उसको क्या कहा जाता है, तब उसको कहा जाता है सगुणिता। क्या कहा जाता है, तब उसको हम कह सकते हैं सगुणिता कहा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं, अगला हमारा सवाल है, समूह चयन खाली जगह फसलों में चुनाव की सबसे पुरानी विधि है। तो समूह चयन कौन सी फसलों में चुनाव की सबसे पुरानी विधि है, तो ध्यान रखना, फिर हमारा जवाब होगा यहाँ परपरागित। कौन सी फसलों में चुनाव की सबसे विधि है, परपरागित फसलों में चुनाव की सबसे अच्छी विधि है। और अगर मैं स्वपरागित फसलों में बात करूं तो कौन सी है, वो शुद्ध वंशक्रम चयन है। ध्यान रखना, स्वपरागित फसलों में चुनाव की सबसे अच्छी विधि शुद्ध वंशक्रम चयन है। लेकिन अगर हम परपरागित फसलों की बात करते हैं तब हमारा जवाब क्या होगा, तब हमारा जवाब होगा समूह चयन। आगे अगर मैं बात करूं, भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र खाली जगह स्थित है। तो ये कहां स्थित है, ये आपका भरतपुर में स्थित है, सेवर भरतपुर। कहां स्थित है, सेवर भरतपुर में स्थित है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आगे काफी अच्छा सवाल है, मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल है। अब कौन सी है मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल, तो वो है आपकी ट्रिटिकेल। क्या है, ट्रिटिकेल। ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है। जो ट्रिटिकेल है वो क्या है, प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल है जो गेहूं और राई के संकरण से तैयार की गई, या मैं कहूं जौ और राई के संकरण से तैयार की गई है। आगे अगर मैं बात करूं तो अगला सवाल है, उत्परिवर्तजनों के उपयोग से किसी जीव में उत्परिवर्तन प्रेरण को कहते हैं। यानी उत्परिवर्तजनों द्वारा किसी जीव में उत्परिवर्तन पैदा कराने को कहा जाता है, तो इसको कहा जाएगा उत्परिवर्त जनन। क्या कहा जाता है, उत्परिवर्त जनन। क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहा जाता है उत्परिवर्त जनन। ठीक है, आगे मैं अगर बात करूं तो अगला है, कृषि प्रारूप एवं जंगली प्रारूपों के मध्य विविधता में कमी आना कहलाता है। ये भी काफी अच्छा सवाल है। कृषि प्रारूप एवं जंगली प्रारूप दोनों के मध्य विविधता या दोनों के मध्य अंतर, दोनों के मध्य डिफरेंस में कमी आना क्या कहलाता है, तो जर्नली हम इसको कहते हैं आनुवांशिक अपर्दन। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आनुवांशिक अपर्दन। ठीक है, आनुवांशिक अपर्दन। आप लोगों से ये तो 15 जो क्वेश्चन बने हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में आपसे पूछे जा सकते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस को वो आपको छोटे छोटे रूपों में भी पूछ सकता है। वो पूछ लेगा आनुवांशिक अपर्दन क्या है, वो पूछ लेगा उत्परिवर्त जनन क्या है, वो पूछ लेगा प्रथम मानव निर्मित धान्य कौन सा है। ऐसे भी वो आप लोगों से जो सवाल है वो यहाँ से पूछ सकता है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट जो अपना सवाल है, आगे चलिए, अब सवाल आप लोगों के सामने है। ये भी काफी अच्छे सवाल है हमारे, चलो देख लेते हैं इनके आंसर भी।
काफी इंपोर्टेंट है, वैसे ये पूरा चैप्टर ही आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। हमारा सबसे पहला सवाल है विपुंसन को परिभाषित कीजिए। विपुंसन क्या होता है? जब हम पादपों में क्या कराते हैं, संकरण करवाते हैं, तो जो परागण की क्रिया होती है, उस परागण की क्रिया को रोकने के लिए जो पादप के नर पुष्प होते हैं उनको क्या कर देते हैं, हाथों से तोड़ देते हैं। तो नर पुष्पों को हाथों से तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं परागण की क्रिया को रोकने के लिए, पादपों में निषेचन को रोकने के लिए, पादपों में संकरण को रोकने के लिए पादप के नर पुष्पों को हाथ से हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। मादा पुष्पों या फूल को बिना हानि पहुंचाए नर पुष्पों को हाथ से हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। किसी भी तरीके से आप इसका जवाब आसान भाषा में लिख सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं, अगला है भारत में पादप जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम है। काफी अच्छा सवाल है, पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है NBPGR। क्या है? NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। और ये कहाँ स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला है जनन द्रव्य से क्या तात्पर्य है? जनन द्रव्य किसे कहते हैं? तो बिल्कुल सरल है, पादपों के जो भी जीन प्रारूप हैं, पादपों के जीन प्रारूप या पादप की जितनी भी प्रजातियां हैं, उनमें पाए जाने वाले कुल आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जनन द्रव्य कहा जाता है। परिभाषा कैसे लिखोगे? पादपों के विभिन्न जीन प्रारूपों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जनन द्रव्य कहा जाता है। पादपों के विभिन्न जीन प्रारूप में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जनन द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, अगला है बहुगुणता किसे कहते हैं? और बहुगुणता क्या है? जब किसी पादप के द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है। जब किसी पादप के द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को हम कहते हैं बहुगुणता। ठीक है, पादपों के द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होना बहुगुणता कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, असुगुणता यानी गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि, सगुणता गुणसूत्रों के जोड़ों में कमी या वृद्धि। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, अगला है ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? अगर मैं ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य की बात करूं तो जनन द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो मैं कह सकता हूं कृष्य जनन द्रव्य, दूसरा मैं कह सकता हूं जंगली जनन द्रव्य। ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक तो मैं कहूं तो कृष्य जनन द्रव्य यानी खेती करने योग्य। दूसरा मैं अगर बात करूं तो कौन सा जनन द्रव्य है? एक तो कृष्य, एक जंगली जनन द्रव्य। ठीक है, आगे जो अपना सवाल है वो है स्व उत्परिवर्तन की संभावना दर क्या होती है? तो अगर मैं स्व उत्परिवर्तन की संभावना दर की बात करूं तो ये होती है 10⁻⁻14। स्व उत्परिवर्तन की संभावना दर क्या होगी? 10⁻⁻14 होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला है पादप संगरोध से किसे कहते हैं? पादप संगरोध किसे कहते हैं? वैसे मैं अगर पादप संगरोध की बात करूं तो इसको कहते हैं प्लांट क्वारंटाइन। पादप संगरोध क्या है? प्लांट क्वारंटाइन है। तो किसी क्षेत्र में रोगों को फैलने से रोकने के लिए, किसी क्षेत्र में रोगों को फैलने से रोकने के लिए पादप प्रजातियों के आवागमन पर रोक लगाना, पादप पुनर्स्थापन पर रोक लगाना क्या कहलाता है? प्लांट क्वारंटाइन या पादप संगरोध कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में पादप रोगों को फैलने से रोकने के लिए पादप प्रजातियों के आवागमन पर रोक लगाना क्या कहलाता है? पादप संगरोध या प्लांट क्वारंटाइन कहलाता है। मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता दूं, जब कोरोना फैला था हमारे देश में तो सारे लोग क्या हुए थे? क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब क्या हुआ? वो जहां थे वहीं रह गए। जैसे अगर चीन का कोई व्यक्ति है तो चीन में अगर फैला है तो वो चीन में ही है, चीन से बाहर नहीं जा पाएगा वो। ऐसे ही अगर मान लो किसी क्षेत्र विशेष में कोई रोग फैला हुआ है तो उसके पादपों को दूसरी जगह जाने पर रोक लगाना क्या है? पादप संगरोध है। पादप संगरोध को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्लांट क्वारंटाइन। क्वारंटाइन शब्द वही है जो हमने कोरोना के लिए यूज किया था। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, अगला है टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस का मतलब है यहाँ प्रतीप संकरण। ठीक है, क्या है? प्रतीप संकरण से है। अब प्रतीप संकरण क्या होता है?
जब जनकों का संकरण, जैसे मान लो मैं अगर बात करूं, मैंने A इंटू बी का संकरण कराया और क्या बना, यह बना C। तो जब मैं पुनः C का संकरण A से कराऊंगा, पुनः मैं क्या करूंगा, C का संकरण A से कराऊंगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा प्रतीप संकरण। ये क्या हुआ, ये तो हुए जनक, जनक, और ये क्या हुई F1, F1। तो जब जनकों का संकरण F1 या उसके बाद की पीढ़ियों के साथ कराया जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं, प्रतीप संकरण बोलते हैं। जब F1 तथा जनकों का संकरण कराया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतीप संकरण। इसमें जिस जनक का उपयोग बार बार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है आवर्ती जनक। आपसे पूछा भी जाता है आवर्ती जनक किसे कहते हैं, तो प्रतीप संकरण में बार बार उपयोग किए जाने वाले जनक को आवर्ती जनक कहा जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो अगर हम वंशागति के नियमों के प्रतिपादन की बात करें तो किसने किया, मेंडल ने किया। वंशागति के नियम किसने दिए, तो मेंडल ने दिए। आगे अगर मैं बात करूं, कपास की प्रथम संकर किस्म है, कपास की प्रथम संकर किस्म तो कौन सी है, वो है H4। कपास की पहली संकर किस्म कौन सी है, H4 है, जिसको बोला जाता है हाइब्रिड कपास 4। आगे अगर मैं बात करूं, अगला है जीन कोश से क्या अभिप्राय है। काफी अच्छा सवाल है, जीन कोश से क्या अभिप्राय है। अब जैसे जीन कोश क्या है, जो पादप की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, विभिन्न प्रजातियों में जो संकरण योग्य आनुवांशिक पदार्थ है उसको क्या बोला जाता है, जीन कोश बोला जाता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ जीन कोश 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जीन कोश होते क्या है, पादप की विभिन्न प्रजातियों में पाए जाने वाले आनुवांशिक द्रव्य जिसके मध्य में संकरण कराया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे जीन कोश बोला जाता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, अगला है जनन द्रव्य का संरक्षण किन किन स्थानों पर किया जाता है। ये काफी अच्छा सवाल है, ये पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अगर मैं जनन द्रव्य की बात करूं तो जनन द्रव्य का संरक्षण हम कौन कौन से स्थानों पर कर सकते हैं। एक तो अगर मैं बात करूं, जैसे बीज बैंक है, ब्लड बैंक है, डीएनए बैंक है, अंग बैंक है, कोशिका बैंक है, सभी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, आपके जो जनन द्रव्य है उसका संरक्षण कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, अगला सवाल क्या है, भौतिक उत्परिवर्तन कौन कौन से हैं। अगर मैं भौतिक उत्परिवर्तन की बात करूं तो इसमें सारी किरणें आती हैं। जैसे मैं बात करूं, एक्स किरण है, गामा किरण है, पराबैंगनी किरण है। एक्स किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण, ये क्या है, ये भौतिक उत्परिवर्तन है। अगर रासायनिक उत्परिवर्तन आपसे पूछे जाएं तो कौन कौन से होते हैं, रासायनिक उत्परिवर्तन में आपके आ जाएंगे, जैसे मैं अगर बात करूं शाकनाशी है, कीटनाशी है, कवकनाशी है, जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं जो कृषि रसायन हैं वो सभी किसमें आते हैं, वो सभी रासायनिक उत्परिवर्तन में आते हैं। हमें क्या पूछा गया है, भौतिक उत्परिवर्तन। भौतिक उत्परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, ये किरणें आती है प्रकाश किरण में, जैसे एक्स किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, गामा किरणें हैं, ये सभी क्या करती हैं, ये सभी आपकी भौतिक उत्परिवर्तन। ये तो 2 तरह के सवाल आपके कंप्लीट हो गए छोटे छोटे। इसके बाद में जो सवाल आते हैं आपके थोड़े से बड़े बड़े सवाल होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, आगे जब भी हमारी क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको ये सवाल सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट अगली क्लास में ये हम बड़े बड़े सवाल भी सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से। हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अलग है, आप लोगों को कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके आगे के सवाल हैं जो आपको इस तरह से पूछे जा सकते हैं। या फिर और भी जो हमने बड़े बड़े सवाल हैं वो भी यहाँ कंबाइन कर रखे हैं। ये आपके कुछ बड़े बड़े सवाल हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 4 नंबर वाले। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अगर आप ये वाली पीडीएफ लेना चाह रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, हमारे टेलीग्राम की, वहां पर आप लोग आसानी से वीडियो, ये जो पीडीएफ है वो ले सकते हो। और मैंने पहले बता दिया कि अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए जहां आप सारी चीजें बहुत विस्तार से पढ़ना चाहते हो, बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो आपको हमारा कोर्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर के हमारे ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।